एसबीएन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। सबसे पहला चैप्टर क्लास 10th में वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स है और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो में हम सॉल्व करना सीखेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। अगर इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हम उन्हें कैसे हल करेंगे, यह हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। चलिए हल करते हैं इसको। कहा दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे पहले हम एक कोई पूर्णांक मान लेते हैं कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक अब अगर ए को हम 6 से भाग दें तो वो कोई भी पूर्णांक हो या तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा या फिर 1, 2, 3, 4 अथवा 5 शेष बचेगा। अर्थात अगर हम इसे यूक्लिड प्रमेयिका के रूप में लिखें तो ए जो है वो हमारा 6q+r के रूप का होगा। अर्थात अगर ए को हम 6 से भाग दें तो हमें भागफल q और शेषफल r प्राप्त हो सकता है, जहां r जो है वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा अथवा 6 के बराबर या 6 से छोटा, 6 से छोटा होगा। 6 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि 6 के बराबर हो जाएगा तो फिर आगे की संख्या में भाग चला जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा r है वो या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा या 6 से कम हो सकता है। अब आगे देखते हैं फिर कितनी स्थितियां बनती है। एक बनता है 6q+0, एक बनता है 6q+1, एक बनता है 6q+2, एक बनता है 6q+3, एक बनता है 6q+4, एक बनता है 6q+5। इतनी स्थितियां 6 स्थितियां बनेंगी। एक बार हम थोड़ा डिटेल में आपको समझाते हैं। जैसे हमने एक संख्या मान लिया 25, अब 6 से इसको भाग देंगे तो 6 चौक 24, एक शेष बच गया, यानी 6 × 4 धन 1 के रूप का हो गया। अगर यहाँ 25 के जगह 24 होता तब 6 चौक 24 शेषफल 0 हो जाता। अगर 27 होता, 25 26 होता तो 6q+2 के रूप का होता। तो वही चीज हमने यहाँ लिखा है कि जो हमारा ए पूर्णांक है वो 6q+r के रूप में हो सकता है। परंतु जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है वो कैसा है, विषम है। परंतु प्रश्नानुसार ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः अगर विषम है तो देखिए 6q+2, 6q+0 और 6q+4 ये तो सम संख्या आएगी। क्यों, कोई भी संख्या 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो। अगर 6q+0 हम लेते हैं तो 6 × 1 = 6। अगर q यहां 6q+2 लेते हैं तो 6 8 आ जाएगा। इसी तरह से q अगर हम 2 लेते हैं यहां पर तो 12 आ जाएगा। यहां 2 लेते हैं तो 14 आ जाएगा। यानी कि 6q+0, 6q+2 और 6q+4 ये विषम, ये सम पूर्णांक को दर्शाते हैं। यहां लिख देंगे अतः 6q+0, 6q+2, 6q+4 सम पूर्णांक को दर्शाते हैं। सम पूर्णांक को दर्शाते हैं। अतः अगर हमारा ए विषम पूर्णांक है तो इसका मतलब कि वो 3 ही तरह से प्राप्त हो सकता है, या तो 6q+1 के रूप का, या 6q+3 या 6q+5। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 अथवा 6q+5 के रूप में ही प्राप्त हो सकता है।
यही हमें इस प्रश्न के माध्यम से सिद्ध करना था। आशा है समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम हम एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अब अगर a को 3 से भाग दिया जाए तो या तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा या फिर एक अथवा दो शेष बचेगा। तीन ही कंडीशन हो सकता है। अगर हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाए तो a जो है वो 3q प्लस r के रूप का हो सकता है, जहां r जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 3 से कम होगा। अब कितने कंडीशन आ जाएंगे? पहला कंडीशन हो जाएगा 3q प्लस 0, दूसरा हो जाएगा इसका मतलब 3q, दूसरा हो जाएगा 3q प्लस 1 और तीसरा हो जाएगा 3q प्लस 2। ये तीन रूप हमको प्राप्त होंगे अगर 3 से विभाजित किया जा रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक a को। कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा है कि पूर्णांक का वर्ग, अर्थात ये जो हम पूर्णांक माने हैं इन सब का वर्ग जो है वो 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। प्रथम स्थिति, जब a बराबर 3q, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, अर्थात 3 3 9 q स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को हम अगर m मान लें तो ये 3m हो जाएगा, जहां 3q स्क्वायर इक्वल टू m हमने मान लिया। m कोई पूर्णांक है। अब 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया तो हमें जो a बराबर 3q को वर्ग करने के बाद प्राप्त हुआ वो 3m के रूप का है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय स्थिति देखते हैं। द्वितीय स्थिति में जब a बराबर 3q प्लस 1 हो तो फिर वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें जो a स्क्वायर प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1। इसको मैंने क्रम से लिख दिया। अब यहां हम देखते हैं अगर इन दोनों को देखा जाए तो इसमें कॉमन क्या है? 3 कॉमन है और क्या कॉमन है? q भी कॉमन है। 3q इसमें कॉमन है। तो हम यहां जो है थ्री कॉमन ले लेंगे और यहां क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब अगर हम इसको लिखें, इसको अगर हम m मान ले तो ये हमारा 3m+1 के रूप का हो जाएगा, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू, ये हमारा दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति देखते हैं, तृतीय स्थिति। दो स्थितियां आपके सामने आ चुकी हैं। अब हम तीसरी स्थिति देखते हैं जिसमें x बराबर 3q प्लस 2 हमें लेना है। a बराबर तृतीय स्थिति में होगा जब a बराबर 3q प्लस 2 हो। पुनः वर्ग करेंगे क्योंकि प्रश्न में ही कह दिया है कि वर्ग करने के पश्चात जो हमें पूर्णांक मिल रहा है वो हमारा इस टाइप का होना चाहिए, 3m या 3m+1 के रूप का। वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या हमें प्राप्त होगा? a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां भी वही हुआ था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां हम इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 लिख लेंगे और इसको अब हम थोड़ा सा
अपने अनुसार व्यवस्थित करेंगे। इसको हम लिख लेंगे 3+1, 4 को हम लिख लेंगे 3+1। अब इसमें हम देखते हैं कि 3 कॉमन है, 3 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 4q+1 प्लस में 1। और अगर इसको हम यम मान लें तो ये भी हमारा 3m+1 के रूप का हो गया, जहां क्यू स्क्वायर प्लस 4q+1 इक्वल टू यम। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, अगर उसका हम वर्क करेंगे तो वह 3m अथवा 3m+1 के रूप का होगा। ये हमने थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ लिख दिया है, ये 9q² है और यहाँ जब 3 कॉमन लेंगे तो 3q² हो जाएगा, तो हम इसको 3q² प्लस 4। तो ये दूसरा सवाल था और इसको जो है हम इस तरह से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। सर्वप्रथम हम एक धनात्मक पूर्णांक मानेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब ये कोई धनात्मक पूर्णांक अगर है तो ये किस रूप का होगा, तो तब यह 3q अथवा 3q+1 अथवा 3q+2 के रूप का होगा। ठीक है, अब एक एक करके, ये तो हो गया हमारा धनात्मक पूर्णांक और यह इस टाइप 3q+1 या 3q+2 के रूप का होगा। परंतु हमें इसका घन बताना कि घन अगर हम इनका घन करते हैं तो वह 9m अथवा 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। अब एक एक करके, प्रथम स्थिति, जब x इक्वल टू 3q, घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करेंगे तो x³ इक्वल टू 3q का होल क्यूब और हमें मिल जाएगा 9q³। अब हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी 9 नहीं, 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3q³, इसको हम लिख सकते हैं 9m, जहां 3q³ इक्वल टू m हमने मान लिया है। ठीक है, ये प्रथम स्थिति यानी 9m के रूप का मिल गया हमको। दूसरी स्थिति, द्वितीय स्थिति, सेकेंड स्टेप क्या है, जब x इक्वल टू 3q+1, घन करने पर, घन करेंगे तो ये हो जाएगा x³ इक्वल टू 3q+1 का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। कैसे, क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², हमें प्राप्त हो जाएगा यहां से 9q³। अब इसको हम घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ क्यूब था तो सबसे पहले इसको मैंने लिख लिया, यहाँ स्क्वायर है के ऊपर, ये वाला लिख लेंगे 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27q³ सॉरी स्क्वायर, ये हमको प्राप्त हो गया। अब ये क्यू पर एक की घात है तो इसको लिख लेंगे और लास्ट में 1 यानी क्यू पर 0, ये हम क्रम नोट कर लिए। अब इसको देखेंगे हम कि इसमें इसमें और इसमें 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा क्यू सॉरी a³ में ये 3 3 जा 9 27q³ a³ प्लस b³ प्लस 3ab। ठीक है, अब यहाँ 9 हम कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3q³ बचेगा, प्लस में यहाँ बचेगा 3q² और प्लस में यहाँ बच जाएगा 1 सॉरी क्यूब बच जाएगा क्योंकि 9 कॉमन ले लिए हैं, प्लस 1। अब हम अगर इसको m मान लें इस पूरे को, ये हमारा हो जाएगा 9m+1, जहां 3q³ प्लस 3q² प्लस q इक्वल टू m हमने मान लिया है। ये सेकंड स्थिति हो गया, दूसरी स्थिति हो गया और इसमें हमको 9m+1 के रूप का प्राप्त हो गया। अब थर्ड, तीसरी स्थिति हम देखेंगे कि तीसरी स्थिति में क्या होता है। तीसरी स्थिति है हमारा जब x इक्वल टू 3q+2, पुनः हम घन करेंगे, घन करने पर
घन करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एक्स क्यूब इजिकल टू 3 क्यूब + 2 का होल क्यूब। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे सूत्र से, 27 क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी और प्लस में 3ab का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 27 क्यूब प्लस 8 54 क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 36 क्यू। घातों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देंगे इसको। इसमें हम देख रहे हैं कि 9 हमारा कॉमन हो जाएगा। और अगर इस पार्ट को हम यम मान लें तो हमारा ये 9m + 8 के रूप का हो गया, जहां 3 क्यूब और प्लस में 6 क्यू² प्लस 4 क्यू इक्वल टू यम। यम भी एक पूर्णांक है, तो ये जो भी सॉल्व करने पर आएगा हम मान लेते हैं कि यम एक पूर्णांक है, उसी के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। यहां हमने देखा कि अगर हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं तो या तो 9m के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, या तो 9m + 1 के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है, या 9m + 8 के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। यही इस प्रश्न में हमें सॉल्व करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए जो है हमें यह समझना होगा कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त अगर हो रही है तो वो 10 से तो अवश्य कटेगा। मैंने एक वीडियो में विभाज्यता का नियम पढ़ाया है, जिसमें 10 से विभाज्यता के नियम में हमने बताया है कि कोई भी संख्या 10 से तभी विभाजित होती है जब उसकी इकाई के स्थान पर 0 हो। तो अगर 6 पे पावर n 0 पर समाप्त हो रही है अर्थात उसके इकाई के स्थान पर 0 आता है, तो वो 10 से तो अवश्य विभाजित होगा। आइए देखते हैं इसका हल कैसे करेंगे। यदि 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो यदि 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तब यह 10 से अवश्य विभाजित होगी। अच्छा, 6 पे पावर n, अभी एक चीज और देख लेते हैं। 10 से अगर विभाजित हो रही है तो इसका मतलब 5 और 2 से विभाजित होगी। अतः 6 पे पावर n 2 तथा 5 दोनों से विभाजित होगी। अगर 10 से कोई संख्या विभाजित हो रही है तो 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी, दोनों से विभाजित होगी। परंतु 6 पे पावर n इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 × 3 पर पावर n। n का मतलब कोई प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 10 15 20। तो यहां हम देखते हैं कि जो 6 का अभाज्य गुणनखंड है वो तो 2 × 3 है, और n कोई भी संख्या हो तो इसी को बार बार रिपीट होगा। 2 और 3 ही तो बार बार रिपीट होगा, इसमें कहीं भी हमको 5 दिखाई ही नहीं दे रहा है। अतः 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 है। अतः यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। और हमने कहा है कि अगर यह 0 पर समाप्त हो रहा है 10 से तो जरूर कटेगा, और 10 से कटेगा तो इसका मतलब 2 और 5 दोनों से विभाजित होगा, और 2 से तो हो जा रहा है लेकिन 5 से विभाजित नहीं हो जा रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः 6 पे पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये था हमारा अगला प्रश्न। हमारे सामने है, सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हल करने के लिए कोई भी संख्या या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। अब यहां कह रहा है करड़ी में 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है।
हम मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। कैडिंग 5 माना, कैडिंग 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो इसको हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। मान लिया कि कैडिंग 5 को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, ए बटे बी के रूप में लिख लिए हम, जहां ए तथा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है कि एक ए और बी को एक के अलावा कोई भी संख्या डिवाइड नहीं करेगी, अर्थात कॉमनली, अर्थात एक से ए और बी डिवाइड होगा, अन्य किसी भी संख्या से दोनों डिवाइड नहीं होगा। अब यहां हम देखते हैं कि हमने इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया। अब हम वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहां हो जाएगा √5 का स्क्वायर और यहां हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 5b। अब इससे ये पता चल रहा है कि ए स्क्वायर जो संख्या है वो 5 से विभाजित हो जा रही है, यानी बी स्क्वायर कोई पूर्णांक होगा तो 5 का पहाड़ा बी स्क्वायर बार पढ़ने पर हमें अगर ए स्क्वायर प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर देगा। अतः 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, वही बात, ठीक है। अब अगर ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो ए, इसका मतलब ए को भी 5 विभाजित करेगा, अतः ए भी 5 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या से विभाजित होता है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को भी 5 विभाजित करेगा, और अगर ए को 5 विभाजित करेगा तो मान लिया ए 5 का पहाड़ा सी बार पढ़ने पर हमें ए प्राप्त हो रहा है, यानी ए इक्वल टू 5c। अब इसको हम जो है समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, तो इसको समीकरण 2, समीकरण 2 से ए का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जो समीकरण 1 में रखेंगे तो ए स्क्वायर की जगह पे 5c रख देंगे, यहाँ ए स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। इस 5 को इधर भेज देंगे, 25c स्क्वायर अपान 5 इक्वल टू b स्क्वायर, 5 बटे 25, अर्थात आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब हम यहां देख रहे हैं कि b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, b स्क्वायर 5 से भाज्य होगी, और अगर b स्क्वायर 5 से भाज्य होगी तो b भी, अतः b भी 5 से भाज्य होगा। अब हमने माना था कि a और b सहभाज्य, अर्थात इन दोनों का को एक के अलावा कोई भी संख्या विभाजित एक साथ नहीं कर सकती है, परंतु हमारा ये जो सिस्टम बना उससे पता चल रहा है कि a और b को 5 भी ऐसी संख्या जो विभाजित कर दे रही है। अतः यहां हमारे संकल्पना का विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या विरोधाभास उत्पन्न होता है कि ए और बी को 5 भी विभाजित कर दे रहा है, और जबकि हमने उसे सहभाज्य माना था, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ गलती है, तभी ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब कि हमने जो ये माना था कि परिमेय संख्या, यही सबसे बड़ी गलती है। अतः कैडी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, कभी कैडिंग 5 पूछता है, कभी कैडिंग 3 पूछ लीजिए, तो सबका प्रोसेस सेम ही है। कैडिंग 7 को कह देगा तब भी यही सेम प्रोसेस है। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।